to an isolated gaseous atom to produce a monovalent anion. And enthalpy change in this process to produce a monovalent anion is called electron affinity. Static law is called electron affinity. Definition साथ में नोट कर सकते हो, हम समझेंगे क्या है. It's called electron affinity and enthalpy change in this process. And enthalpy change in this process. In this process is called electron gain enthalpy. तो डिफिनेशन आ रहा है, लेकिन सिंपल सा डिफिनेशन याद जो रखना है. तो मैं आयोनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता था, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता था वो क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका उल्टा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. जब यहाँ पे एनर्जी क्या हो, रिलीज हो. व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए. इसमें ऐड करना है आइसोलेटेड गैसियस एटम. दैट मींस वो एटम क्या हो, आइसोलेटेड हो, बॉन्डेड नहीं हो, गैसियस फॉर्म में हो. और जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इस पे किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इस पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव चार्ज. और नेगेटिव चार्ज अगर आ रहा है टू प्रोड्यूस अ मोनोवैलेंट आयन. दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एक ही नेगेटिव चार्ज आएगा, और एक ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मोनोवैलेंट आयन. एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एटम पे. और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और उसमें जो एनर्जी का चेंज होता है, इंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. एग्जांपल से भी देखें हम लोग यहाँ पे है. मान लो कुछ आ रहा है इसमें ए, कोई एटम ए है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और ये किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में हो. इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है, ये क्या बन जाएगा, ए माइनस. एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं किसी एटम में, नेगेटिव चार्ज, और ये गैसियस फॉर्म में ही रहेगा. अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी होता है वो रिलीज होता है यहाँ पे. इसमें नेगेटिव में मैं लिख रहा हूँ, डेल एच का वैल्यू यहाँ पे जो लिखते हैं वो नेगेटिव में. तो डेल एच का वैल्यू और साइड में नेगेटिव में लिखा जा रहा है. दैट मींस ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस दैट मींस एनर्जी रिलीज हो रहा है वहाँ पर. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है इस केस में, जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जा रहा है, इसको लोग क्या बोल पाएंगे, यहाँ पे है EA1. EA1 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो क्या रहेगा, EA1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब यहाँ पे सोचना तुम लोगों को ये है, और भी इलेक्ट्रॉन अगर ऐड किया जाए, इलेक्ट्रॉन नोट लिख लेते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो शॉर्ट में क्या लिख लेते हैं, EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को. क्लियर है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, EA. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्योंकि डिफिनेशन में ही है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज. एनर्जी रिलीज दैट मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस. सिंपल सा है. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया जाए तो वो क्या आ जाएगा, EA2 सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एक पॉइंट और भी है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड सो ऑन. जो भी रहेगा, थर्ड फोर्थ जो भी रहेगा उसमें इज इंडोथर्मिक प्रोसेस. इंडोथर्मिक प्रोसेस देखते हैं रीजन उसका, इंडोथर्मिक प्रोसेस. सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फोर्थ जो भी रहेगा इसमें इंडोथर्मिक प्रोसेस. बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एडेड, electron is added to an isolated, because electron is added
टू टू अ मोनोवेलेंट एनायन, मोनोवेलेंट एनायन that is repulsion occurs between them. लास्ट में क्या है, THEM देन। तो यहाँ पे रीजन सिंपल सा है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फोर्थ जो भी रहेगा इज इंडोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ मोनोवेलेंट एनायन दैट इज रिपल्सन अकर्स बिटवीन देम। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, और जब न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होना चाहेगा, और यहाँ पे जो डेल एच का वैल्यू आता है वो निगेटिव। निगेटिव डेल एच का वैल्यू लिखने का मतलब क्या यहाँ पे है, ये एनर्जी रिलीज हो रहा है। नेगेटिव का मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पे। और जब एनर्जी रिलीज हो रहा है तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन अब होता है क्या यहाँ पे एक्चुअल में, मान लो कि ये कोई ए माइनस बन चुका है अब यहाँ पे, और इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और ये भी एनायन है यहाँ पे, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। जब इस एनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए आएगा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्शन। सेम चार्ज है, और जब रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं हो पाएगा यहाँ पे। फिर भी चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो, एनर्जी बाहर से देना होगा एनर्जी, और बाहर से एनर्जी दे, दैट मीन्स कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एंडोथर्मिक। यहाँ पे जैसे ये बनेगा यहाँ पे है, ए माइनस टू तो बन जाएगा, ए टू माइनस तो बन जाएगा यहाँ पे, बट इसमें डेल एच का जो वैल्यू आ जाएगा वो तुम्हारा पॉजिटिव। डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव लिखने का मीनिंग क्या है इसमें, बाकी जब फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है, इवन फिजिक्स में भी पढ़ना रहता है, तो वहाँ पे ये और भी क्लियर होगा कि डेल एच का नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग क्या रहता है वहाँ पर। बट इतना अभी याद रखना है, इक्वेशन के साइड में डेल एच इक्वल टू नेगेटिव दिया है, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक। और इक्वेशन जो आ रहा है यहाँ पे उसके साइड में कॉमा दे करके डेल एच इक्वल टू पॉजिटिव लिखा रहा है, दैट मीन्स वो क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, इंडोथर्मिक प्रोसेस को। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, एक्सोथर्मिक, सेकंड थर्ड क्या होता है, एंडोथर्मिक, उसका रीजन पूछा जा सकता है। तो रीजन क्लियर है, जो एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एनायन, और एनायन में जब एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड करेंगे उसके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है, दैट मीन्स इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे एनर्जी बाहर से ही रिक्वायर्ड होगा, अपने आप ऐड नहीं होगा। तो इसका यहाँ तक कॉपी को एक एग्जाम्पल में मैं ले लूँ, यहाँ पे है तो नोट करना ही है। मान लेते हैं कोई ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, गैसियस फॉर्म में वो, और जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, एक्सपेरिमेंटल डेटा बेसिकली, ओ माइनस एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज, और इसमें जो डेल एच का वैल्यू आता है 140 किलो जूल पर मोल, और इसमें जब ओ माइनस आ जाता है यहाँ पे, ये भी गैसियस फॉर्म में, और इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, ये क्या बन जाएगा, O2 माइनस, और ये भी गैसियस फॉर्म में है। इसमें जो डेल एच का वैल्यू रहता है वो तुम्हारा +780 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है न्यूट्रल एटम में, गैसियस एटम हो वहां पे हो, उसमें तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, डेल एच का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, और यहाँ पे O माइनस, जब ऑलरेडी वो एनायन बन चुका है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होना नहीं चाहेगा, रिपल्सन होगा। फिर भी ऐड अगर होगा तो एनर्जी बाहर से ही बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है यहाँ पे, 780 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे डिफिनेशन, पहले तो डिफिनेशन याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी होता है क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है न्यूट्रल एटम में, उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे मेनली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 की बात करेंगे जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सर हाँ बताओ। सर डेल्टा एच की वैल्यू हर एक एटम के लिए वेरी करती है क्या? बिल्कुल, हर एक एटम के लिए वेरी करेगा डेल्टा एच का वैल्यू। ऑक्सीजन एटम है, क्लोरीन हर एक एटम के लिए वेरी करेगा तुम्हारा।
बट इतना श्योर है यहाँ पे है कि अगर न्यूट्रल एटम है, देखेंगे आप बाकी अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, जनरली न्यूट्रल एटम है तो उसमें क्या रहता है, नेगेटिव में आएगा वैल्यू, तो उस केस में पॉजिटिव में भी आता है, न्यूट्रल के केस में तो सारी चीजें देखेंगे। बट हर एक एटम के लिए जो डेल एच का वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू है, वो वेरी करता है। तो ये तुम लोग देख रहे थे इसका डिफिनेशन, कुछ एग्जांपल्स, इसका भी अलग अलग फैक्टर्स आता है कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कर ली कॉपी, कर लिया यहाँ तक सब लोग? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसको तो इसका अलग अलग फैक्टर जो है उसको तो देखेंगे ही हम लोग। हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़े थे कुछ फैक्टर। आयोनाइजेशन एनर्जी में देखो पेज पे के पहला फैक्टर क्या था उसमें, साइज का। साइज। सेकंड फैक्टर था जेड इफेक्टिव। थर्ड फैक्टर था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर वो फैक्टर सेम आता है। एक फैक्टर और भी रहा था आयोनाइजेशन एनर्जी में, देख लो एक लाइन का सिर्फ वहाँ पे स्टेटमेंट है। एक पॉइंट उसमें जो हम लोग कल देख रहे थे, उसमें एक पॉइंट और भी ऐड करना था। उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी में एक लाइन का भी कहीं स्पेस है लास्ट में भी, जहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट किए हो। उसमें बस एक फैक्टर और भी ऐड कर लेते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। बट उसमें ये आयोनाइजेशन एनर्जी वाले में एक पॉइंट नोट करना था तुम्हें, कि पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये पॉइंट किस में ऐड करोगे, आयोनाइजेशन एनर्जी में कहीं भी एक लाइन का स्पेस है, फर्स्ट फैक्टर के बाद सेकंड थर्ड कहीं भी, उसमें एक पॉइंट नोट करना था वहां पे, कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल। और कुछ नया नहीं देखोगे इसमें यहाँ पे। और इसमें सिर्फ ऐड कर लेना था यहाँ पे तुम्हें आई ई, दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी, एस पी डी एफ सबसेल। और सेम सेल। बस इतना एक पॉइंट नोट करना था वहां पर। पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का पार्ट है इसमें, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें, इसमें अलग से कुछ करना नहीं था। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल, सेम सेल की बात करें, लाइक फोर एस, फोर्थ सेल का है तो फोर एस, फोर पी, फोर डी एफ, सेल नंबर सेम हो, और उसमें सबसेल जो एस ओ पी डी एफ जो भी रहेगा। इसमें यहाँ पे पॉइंट ये है कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल का मीनिंग यहाँ पे ये है, मान लो कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फोर एस में हो, फोर पी, फोर डी, फोर एफ, इसमें न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा होता है, एस पी डी एफ में? एस। यस। एस। एस पी डी एफ में सबसे ज्यादा नजदीक कौन होता है न्यूक्लियस के, एस। एस में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में सबसे ज्यादा एनर्जी देना होगा। दैट मीन जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ रहा है, एस ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, सेल नंबर सेम अगर आ रहा है, देन एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसका अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा न्यूक्लियस के साथ, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना मुश्किल होगा एस ऑर्बिटल, एस सबसेल से। और वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर करना मुश्किल होगा, दैट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा, एस पी डी एफ।
बस एक पॉइंट ये कॉपी कर लेना था, मतलब नोट कर लेना था वहां पर। तो कहीं भी एक लाइन का स्पेस है उसमें आयोनाइज एनर्जी वाले में उसको फोर्स फैक्टर दे करके पॉइंट का मीनिंग क्लियर हो गया यहाँ पे कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि एस को जो रहता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक रहता है वहां पे एस सबसेल, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में तो पीडीएफ तीनों को वहां पे बाहर कर, पीडीएफ में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसके साथ भी रिपेल करके वो बाहर जाएगा वहां पे। दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में सबसे ज्यादा एनर्जी देना होता है। तो ठीक है, इसको तो नोट कर लो वहां पे। आयोनाइज एनर्जी वाले में एक फैक्टर ये भी रहता है। अब इसका भी हम लोग फैक्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट फैक्टर इसका भी साइज का है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नोट कर चुका हूँ ये। देखो इस पार्ट में कैलकुलेशन तो रहता है, इसमें हर एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वेश्चन जो रहता है तुम्हारा सॉल्व कर रहे हो बुलेट, उसमें पता चला होगा एक एक पॉइंट, बस इसी टाइप का पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। देखते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं अभी, और ये रिलेशन क्यों आता है तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। सेकंड फैक्टर यहाँ पर भी है, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन रहेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखते हैं सबका एग्जांपल एक साथ देखेंगे। थर्ड फैक्टर यहाँ पर भी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इसमें सारा एग्जांपल आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब देखो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना क्या, बेसिकली इस फैक्टर पे देखेंगे हम लोग जो पिछले पेज पे आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखने की जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, हम लोग मेनली किसकी बात करेंगे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। हम लोग सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे। ये बस याद रखना था पॉइंट कि सेकंड थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्वेश्चन जो हम लोगों को सॉल्व करना है वो क्या एज्यूम करना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसमें, क्योंकि I2 I3 हम लोग देख रहे थे वहां पे आयोनाइज एनर्जी में, बट यहाँ पे हम लोग जो सोचना है ओनली EA1 की बात करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब यहाँ पे तो सोचना क्या है, ये एनर्जी कब ज्यादा रिलीज होगा? जिस एटम में इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा होगा, ये पॉइंट समझना है यहाँ पे कि जिस भी एटम में इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होगा वहां पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। और जिस, या उसका उल्टा सोचो, जिसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है दैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा होगा। हम लोग को यहाँ पे ये सोचना है, आगे जो क्वेश्चन करेंगे, कि जो नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है वो किस में ज्यादा आ रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहा है, किस एटम में इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होगा उसी में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू उसका ज्यादा आएगा। मान लो कुछ डेटा तुम्हारा दिया गया, कोई एटम ये है, देख लो इसको नोट नहीं करना है। कोई एटम ए है, इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और ए माइनस बन रहा है, इसमें तुम्हारा नेगेटिव में वैल्यू आ रहा है 240 किलो जूल पर मोल, जो भी आ रहा है इसमें यहाँ पर। और कोई एटम बी है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और ये क्या बन रहा है? बी माइनस। इसमें कुछ वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 360 किलो जूल पर मोल। इसमें तुमसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू किसमें ज्यादा है यहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू है, हाँ बी। बताओ। ए ए या बी? बी। अब देखो बी। यहाँ पे, ये मैंने बताया था यहाँ पे,
मुझे नेगेटिव साइन को नहीं देखना है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, वो एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब देखना कि किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, समझना यहाँ पे, जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा हम लोग बोलेंगे उसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन। जिसमें इलेक्ट्रॉन के जो एटम ए और बी है, ए और बी जो एटम है, किस एटम में इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है उसी में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो पाता है। और ज्यादा एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या है, उसमें वहां पे नेगेटिव साइन दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बी का ज्यादा है ए से। इस टाइप से याद रखना है तुम्हें। तो नेगेटिव साइन बस ये इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो नेगेटिव साइन जिसमें ज्यादा आ रहा है, नेगेटिव में वैल्यू जिसमें ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, उसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा है। क्लियर है यहाँ पे सबको। इस एग्जांपल से बस ये देख रहे हैं हम लोग कि जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होगा उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा है। बस ये बताना है। क्लियर है सब लोगों को अब यहाँ पे है? यस सर। तो ठीक है। यस सर। तो ठीक है, तो यही बस इसमें समझने वाला पॉइंट बस यही है इसमें तुम्हारा यहाँ पे। इसको चाहो तो साइड में नोट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक रैंडम सा एग्जांपल लिया हुआ यहाँ पे, जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है नेगेटिव में। एनर्जी रिलीज हो रहा है दैट मीन्स वो नेगेटिव ही आएगा। उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा। तो कुछ लोग लेट से भी ज्वाइन कर रहे हो, अभी भी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हो। 8 बजे तक सो रहे, नींद नहीं टूट रहा है कुछ लोगों का अभी भी। तो तुम्हें करना पड़ेगा ये, ऐसा नहीं कि बस जब भी नींद टूट रहा है लेक्चर अटेंड कर लिया है। क्योंकि एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बस एडवांस का पेपर दोगे, मेंस का पेपर दोगे, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। और ये तो खैर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा टॉपिक है। तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट फैक्टर देख रहे थे यहाँ पे हम लोग। तो फैक्टर देखे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसमें बस एक पॉइंट लिखना था यहाँ पे है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल आएगी यहाँ पे। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन will have smaller value of electron affinity, that is 0 or in some cases positive. It will be positive. बस एक ये पॉइंट नोट कर एग्जांपल स्टार्ट करता है हम लोग कि जो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू रहता है वो लेस ही रहता है, स्मॉलर में रहता है। लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू वो कम रहता है। सम केसेस जीरो भी आ जाएगा या कुछ केस में पॉजिटिव भी रहता है। ये वन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं दैट मींस वो ये वन की बात करते हैं। पॉइंट क्या था, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल हैव अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैट इज 0, 0 के आसपास ही रहेगा। और इन सम केसेस इट विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है। देखेंगे एग्जांपल अभी हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल है इसमें, फर्स्ट एग्जांपल
बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट भी पॉजिटिव हो सकता है कुछ केस में, देखते हैं किस केस में रहेगा वहां पर। मेनली तो नेगेटिव ही रहता है 0 के आसपास। तो ठीक है, कॉपी कर चुके हैं, यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ इसमें। एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग एक पीरियड का एलिमेंट लाए यहाँ पे, इन पीरियड। अब इसमें अगर हम लोग लिथियम ले लेते हैं, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन। अब यहाँ पे हम लोग फैक्टर कौन सा मेनली देख रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो सबका कन्फिगरेशन लिखना है यहाँ पे। ऑटरमोस्ट कन्फिगरेशन लिख लो सबका। क्या आता है इसका यहाँ पे 2s1, 1s2, 2s1। इसका क्या आता है यहाँ पे 2s2। बोरन का 2s2, 2p1। कार्बन का 2s2, 2p2। नाइट्रोजन का 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का 2s2, 2p4। क्लोरीन का क्या रहेगा इसमें 2s2, 2p5। और नियोन का 2s2, 2p6। अब यहाँ पे देखना है इस केस में, नॉर्मली हम लोग साइज के साथ रिलेट करते हैं उसको। तो साइज के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन क्या था यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो साइज क्या होता था, डिक्रीज करता था। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करता भी है विथ सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे। और एक्सेप्शन क्यों आता है तो देखते हैं यहाँ पे देखोगे तो मैं इन केस में तुम्हें हाफ फील्ड या फुल फील्ड कन्फिग्रेशन आ रहा है यहाँ पे, जान जो हम लोग पढ़ चुके हैं आयोनाइज एनर्जी में। बेरिलियम, नियॉन, नाइट्रोजन एंड नियॉन। नाइट्रोजन, नियोन। और किसमें बेरिलियम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हाफ फील्ड आ रहा है, हम लोग पढ़े थे आयोनाइज एनर्जी में 2p3 आ रहा था हाफ फील्ड। और फुल फील्ड की तरह कौन एक्ट करता था इसमें, बेरिलियम, बेरिलियम। बेरिलियम, करेक्ट है। तो नियोन तो हाफ ये फुल फील्ड है यहाँ पे, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन ये सबसे ज्यादा स्टेबल। नाइट्रोजन एंड बेरिलियम भी क्या है यहाँ पे है, बेरिलियम भी फुल फील्ड की तरह एक्ट करता है और नाइट्रोजन हाफ फील्ड आ रहा है वहां पे। देखते हैं वहां पे लिथियम एंड बोरॉन। लिथियम क्या आ रहा है यहाँ पे, देखते हैं लिथियम का सोचेंगे हम लोग। बट बोरन तो नहीं आ रहा है। बोरन में क्या आ रहा है तुम्हारा 2p1 ही आ रहा है यहाँ पे। 2p1 तो ये ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है ये, क्योंकि पी या तो 6 रहता है या तो पी में 3। अब यहाँ पे जो रहता है इस केस में, दैट मीन्स नियोन, नाइट्रोजन और बेरिलियम, ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड है। और हाफ फील्ड फुल फील्ड जो कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है तुम्हारा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं उसको, चाहे हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो। और जो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू वो स्मॉलर आता है वहाँ। अब इसका मीनिंग समझना है, सॉरी इसका मीनिंग यहाँ पे ये आ रहा था कि नियोन, नाइट्रोजन या बेरिलियम अगर एटम आ रहा है वहां पे, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होना चाहेगा इसलिए, क्योंकि ये फुल फील्ड है, स्टेबल है। और जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं होना चाहता है। और इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं होने चाहने, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगा वो बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होगा वहां पर। इवन इन सम केसेस लाइक नियोन, इसमें कुछ एनर्जी देना ही पड़ता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में। क्लियर है यहाँ पे है, क्योंकि ये काफी स्टेबल है, यहाँ पे फुल फिल की तरह आ रहा है यहाँ पे। इसमें जो ऑर्डर आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सबसे ज्यादा किसके लिए रहेगा, इसमें फ्लोरीन के लिए। अब देखना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, इसका मतलब क्या है, पूरे में सबसे ज्यादा मैं फ्लोरीन का लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसका मीनिंग ये है कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन सबसे इजिली ऐड हो रहा होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा होगा उसी में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा होगा। बस ये पॉइंट देखना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है उसी में एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगा, और जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा जो बोलेंगे उसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा है। अब यहाँ पे ये भी सोच सकते हो कि सर क्लोरीन में क्यों इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है, क्योंकि जैसे क्लोरीन क्या इसमें यहाँ पे है,
नॉन मेटल, और जब नॉन मेटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, आफ्टर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे 2p6 बन जाएगा ये। और 2p6 दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद वो स्टेबल कन्फिग्रेशन बन रहा है। और कोई भी एटम स्टेबल बनना चाहता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होना चाहेगा यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन, नियॉन और जो बेरिलियम है उसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड ही नहीं होना चाहता, तो उसका लास्ट में ही वैल्यू आएगा, स्मॉलर वैल्यू ही रहेगा उसके लिए। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन। कार्बन के बाद देखने कि यहाँ पे जो 2s1 है और यहाँ पे 2s2 2p1, बोरॉन और लिथियम में सोचना है यहाँ पे कि बोरॉन और लिथियम में सोचो इलेक्ट्रॉन किसमें इजिली ऐड होगा। इसमें यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग देखोगे तो बोरॉन में होना चाहिए, सोच लो, देखोगे यहाँ पे अभी तो लिथियम और बोरॉन में अगर नॉर्मली सोचो, यहाँ पे बोरॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होना चाहेगा। बट इसमें होता क्या है, लिथियम का कन्फिग्रेशन क्या है, अभी 2s1 है और यहाँ पे क्या आ रहा था 2p1, और एक इलेक्ट्रॉन अगर लिथियम में ऐड हो जाता है, इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 2s2, जो कि फुलफिल्ड हो जाएगा ऐसे यहाँ पे। जबकि बी में एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड भी होता है तो क्या बनेगा 2p2। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसमें क्या होता है, जब कन्फिग्रेशन लिखोगे उसका तो क्या हो जाएगा वहां पे तुम्हारा 2p2। तो 2p2 अगर हो भी जाता है तो वो ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड बन रहा है। तो लिथियम में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ये फुल फील्ड की तरह बन जा रहा है, यहाँ पे 2s2 आ रहा है यहाँ पे। एस में जितना मैक्सिमम होता है उतना आ पाता है। दैट मीन्स लिथियम में इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड हो पाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद ये फुल फील्ड बन पाता है यहाँ पे। तो लिथियम का यहाँ पे ज्यादा आ जाता है, देन बोरॉन। अब यहाँ पे बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियोन, इस तीनों का यहाँ पे कम ही रहेगा। अब नाइट्रोजन हाफ फील्ड है तो नाइट्रोजन को आगे रख लो, इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू बेरिलियम इजिली ऐड हो पाएगा। तो नाइट्रोजन, बेरिलियम और सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो कौन सा था, नियोन। इसमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होना चाहता बिल्कुल भी। फिर भी चाहे इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो इनमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाता है, जीरो होगा या कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाता है नियोन के लिए। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है तुम्हारा इसमें, यहाँ पे जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा होगा। दैट मीन उसमें नेगेटिव जो वैल्यू आता है, जो एनर्जी रिलीज होता है वो सबसे ज्यादा रहता है वहां पे। तो नियॉन, बेरिलियम और नाइट्रोजन का ये ऑर्डर लास्ट में ही रहेगा कि तीनों क्या रहता है, हाफ फील्ड, फुल फील्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और इस पांचों में फिर हम लोग कंपेयर कर पा रहे हैं यहाँ पे रीजन क्या है। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है कहीं ना किसी न किसी पेपर में, चाहे मेंस में हो चाहे एडवांस में हो। तो साइज के साथ हम रिलेशन देखते हैं कि इसका इन्वर्टेड प्रोपोर्शनल वो सही है वहां पे, बट कई सारे एक्सेप्शन हैं वो याद रखना रहता है, और इसका रीजन भी यहाँ पे है। इसका अगर मैं वैल्यू भी लिखवाऊं तो मैं यहाँ पे है, इसका जो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, बट एज ए रेफरेंस अगर देखें यहाँ पे हम लोग तो जो फ्लोरीन का वैल्यू होता है यहाँ पे -328 किलो जूल पर मोल, इस यूनिट में ले रहे हैं यहाँ पे किलो जूल पर मोल इसका यूनिट रहता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस एज ए रेफरेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ऑक्सीजन का जो वैल्यू रहता है तुम्हारा इसमें -141, 140 मैंने पीछे लिखा भी था ऑप्शन के लिए, 140 या 141। कार्बन के लिए जो वैल्यू रहता है तुम्हारा इसमें यहाँ पे वो आ जाएगा -122। लिथियम के लिए -60। बोरॉन के लिए जो वैल्यू आता है तुम्हारा इसमें -29। नाइट्रोजन के लिए जो वैल्यू आता है तुम्हारा इसमें वो जीरो के आसपास आ जाता है यहाँ पे। बेरिलियम का भी क्या है यहाँ पे, जीरो। नियोन का जो वैल्यू आता है ये पॉजिटिव में ही आ जाता है यहाँ पे। नियोन के केस में जो वैल्यू आता है इसका भी जीरो बोल लेते हैं,
या फिर इसका कुछ वैल्यू पॉजिटिव नहीं आता यहाँ पे, जो भी वैल्यू इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा कुछ नहीं रहता यहाँ पे, बट कुछ जीरो होगा या फिर पॉजिटिव, चाहे +10 +20 जो भी वैल्यू आएगा कुछ पॉजिटिव ही रहता है। देखो सर, इसमें अगर पावर कट के कारण ज्यादा टाइम अगर डिस्कनेक्ट हुए हो तो फिर तो रिकॉर्डिंग देख लेना वहाँ पे। तो ठीक है, इसमें यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसमें, तो बस ये डेटा एज ए रेफरेंस दिया गया तो मैं यहाँ पे बस सोचने का जो तरीका है बस उसी तरीके से सोचना है कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होना चाहेगा, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, लिथियम, बोरॉन, और ये तीनों का जो हाफ फील्ड फुल फील्ड आ रहा था उसका लास्ट में। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें, कि काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था जिसको याद रखना था यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग ग्रुप वाइज देखें यहाँ पे, ग्रुप वाइज अगर देखोगे तो कर लो, नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं यहाँ पे ग्रुप वाइज का। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक? यस सर। तो यस ठीक है, सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें ग्रुप वाइज का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब ऐसा ही अगर आता है तो हम किस पीरियड का एलिमेंट आ रहा है, ये तुम्हारा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये। अब यही थर्ड पीरियड का एलिमेंट लिया जाता तो उसमें भी सेम रहेगा, यहाँ पे जो एक्सेप्शन यहाँ पे आ रहा है एज इट इज थर्ड पीरियड एलिमेंट के लिए भी रहता है। नेक्स्ट है इसमें, देख लो, उस बार नोट करो यहाँ पे कि फ्लोरीन हो, एक ग्रुप का एलिमेंट लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको अगर नॉर्मली साइज के साथ रिलेट करोगे यहाँ पे तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, और रिलेशन क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑर्डर क्या जाता है यहाँ पे, बॉटम टू टॉप इंक्रीज करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए था यहाँ पे, वो किसके लिए होना चाहिए था, फ्लोरीन के लिए, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। बट एक्चुअल में जो वैल्यू आता है यहाँ पे है क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, देखेंगे रीजन अभी, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो साइज के साथ जो रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा क्लोरीन का होना चाहिए था, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। बट यहाँ पे एज एक एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे। अब ये एक्सेप्शन क्यों आता है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या यहाँ पे है कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है तुमसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से इलेक्ट्रॉन इजिली किस में ऐड होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड होता है तो क्या रहेगा तुम्हारा इसमें, क्लोरीन। अब क्यों होना चाहिए था फ्लोरीन का, तो क्लोरीन का इजिली ऐड क्यों होता है क्लोरीन में, इसका रीजन ये है कि क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और क्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। जब क्लोरीन और क्लोरीन का अगर यहाँ पे लिख, तो मैं लिख दूँ साइड में कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5, और इसका कन्फिग्रेशन क्या आ जाता है तुम्हारा, नियॉन 3s2 3p5 3d0। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 3s2 3p5 ही रहता है, बट 3d में इसके पास 3d भी अवेलेबल है तो 3d0 लिख सकते हैं यहाँ पे। हाँ बताओ संस्कार, कुछ डाउट है? तो सर ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, 2s2 2p5। अब 2d होता या नहीं होता है, ऐसा कुछ पढ़े तुम लोग क्वांटम नंबर में, 2d पॉसिबल है या नहीं है? नो सर, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल सर। नॉट पॉसिबल, क्वांटम नंबर में पढ़ चुके होगे कि 2d पॉसिबल नहीं है। तो जब 2d होता ही नहीं तो यहाँ पे हम लोग 2d लिख भी नहीं सकते हैं, लेकिन 3d होता है। यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे क्लोरीन में क्या है, 3d में जीरो इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। इसका रीजन बस यहाँ पे यही याद रखना था कि फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है,
इसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसके पास डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है क्लोरीन के पास। लेकिन क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल है, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो उसको क्या बोल सकते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और जब वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसका यहाँ पे साइज किसका ज्यादा है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन का जो साइज ज्यादा यहाँ पे है, इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या क्लोरीन के लिए अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या दूसरा क्लोरीन के लिए ड्रॉ करूँ मैं यहाँ पे, थर्ड सेल तक रहेगा, नंबर ऑफ सेट्स इसमें यहाँ पर। यहाँ पे सोचना कि फ्लोरीन का साइज क्या स्मॉल है, जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन है एस और पी वो ऑलमोस्ट फुल फील्ड है यहाँ पे, दैट मीन एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है यहाँ पे, बाकी का इसमें वैकेंट नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो क्लोरीन का यहाँ पे है, क्लोरीन एटम, यहाँ पे साइज इसका लार्जर है, और डी ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होता है, वैकेंट होता है। और जब डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि फ्लोरीन का जो यहाँ पे स्मॉल साइज होने के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। फ्लोरीन के केस में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि स्मॉलर साइज है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन आता है ऑलमोस्ट, मतलब इसका जो पैकिंग रहता है वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड रहता है यहाँ पे है। लेकिन जो क्लोरीन का साइज लार्ज है, इसमें डी ऑर्बिटल वैकेंट है यहाँ पे। और जब डी ऑर्बिटल क्लोरीन में वैकेंट होता है यहाँ पे है, साइज भी लार्ज है, तो क्लोरीन के, और इसमें लोग क्या बोल पाएंगे यहाँ पे, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पहले तो ये बताओ यहाँ पे है कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मीनिंग क्लियर है यहाँ पे। यस सर। साइज स्मॉल है फ्लोरीन का, सिंपल सा लॉजिक है कि साइज स्मॉल है, कोई डी नहीं वैकेंट है यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो डेंसिटी वाइज क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। अब जब दोनों केस में इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए आएगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन किस में इजिली ऐड होना चाहेगा, क्लोरीन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है। जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए आएगा क्लोरीन में, उसके बीच में रिपल्सन कम होगा। बट इन केस ऑफ क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे क्लोरीन में, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, मोर रिपल्सन। और रिपल्सन ज्यादा देखने इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं हो पाएगा क्लोरीन में, और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो पा रहा है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है उसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा है। इंपॉर्टेंट जो रीजन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके साइड में दिखा भी लोग है, और रीजन याद रखना है कि क्लोरीन का लार्जर साइज होने के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है वहां पे, ये लेस होता है, या वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, ये रीजन भी याद रखना है। वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, साइज भी लार्ज है, दैट मीन्स लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, दैट मीन्स में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो पाता है यहाँ पर। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये भी, कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में क्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। जो साइज के साथ रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए था, बट क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। और ये रीजन कई बार पूछा गया है कि क्लोरीन का ज्यादा क्यों होता है फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसका रीजन क्या बताओगे। क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए आएगा इसमें, उसके बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा। इसको अपने लैंग्वेज में लिख भी सकते हो कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन क्लोरीन, दैट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो होगा इस केस में ज्यादा होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा इसी टाइप से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। ये ग्रुप 17 का था, ये ग्रुप 16 का ले रहा है यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे मेनली जो एक्सेप्शन टाइप से आ रहा था तुम्हारा, वो किसमें आ रहा था, फ्लोरीन और क्लोरीन में। क्लोरीन का ज्यादा था यहाँ पे। ये हमेशा जो रहा था, कोई भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट और थर्ड पीरियड का एलिमेंट, तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट का हमेशा ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सबका रीजन क्या रहेगा, सेम।
जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, स्मॉलर साइज है, साइज भी स्मॉलर है उसका सेकंड पीरियड एलिमेंट का, दैट मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए, उसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड नहीं हो पाएगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी जो ऑर्डर आता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, सल्फर, ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम में सबसे ज्यादा हो जाता है तुम्हारा सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब यहाँ पे कुछ और भी एक्सेप्शन आ जाता है कि सल्फर के बाद सेलेनियम, टेल्यूरियम, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आ जाता है यहाँ पे। मेनली यहाँ पे सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि सल्फर का ज्यादा रहेगा ऑक्सीजन से, बाकी इसमें और भी एक्सेप्शन आ जाता है, सेलेनियम, टेल्यूरियम को इसको अलग से याद रखना है तुम्हें। अब इसी तरीके से नाइट्रोजन फास्फोरस आया तुम्हारा 15th ग्रुप का, कार्बन सिलिकॉन आ जाए, इसमें भी नाइट्रोजन फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस। बिल्कुल सही है, ये क्या होगा? फास्फोरस का ज्यादा। कार्बन सिलिकॉन में किसका ज्यादा? सिलिकॉन। सिलिकॉन। सिलिकॉन का, बिल्कुल सही, बस यही याद रखना है यहाँ पे। क्यों ज्यादा? क्योंकि वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, दैट मींस उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो गया उसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा है। चलो इसको नोट करो, फिर देखते हैं यहाँ पे हम लोग, या और एक लिख सकते हो यहाँ पे, बोरॉन एल्यूमिनियम की भी बात करें, यहाँ पे किसका ज्यादा हो जाएगा? एल्यूमिनियम का। अब यहाँ पे एक नोट भी लिखना था तुम्हें, इसके नीचे यहाँ तक नोट करने के बाद, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम 5 मैक्सिमम, 5 मैक्सिमम, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी in their respective period, in their respective period. हाइड्रोजन एटम है मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। अब इसका देखना है कि क्या मीनिंग है यहाँ पे। इसका मीनिंग वो पीछे जो एग्जांपल किए हुए तो उससे आएगा, यहाँ पे है हाइड्रोजन एटम है मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। आते हैं इस पेज पे हम लोग, यहाँ पे जो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, यहाँ पे ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और जब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है यहाँ पे है, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू किसके लिए था? क्लोरीन के लिए, जो कि एक हैलोजन है। ये अगर थर्ड पीरियड का एलिमेंट रहा था, सबसे ज्यादा किसका होता? क्लोरीन का। क्लोरीन। फोर्थ पीरियड का रहा था तो सबसे ज्यादा ब्रोमीन का। वही यहाँ पे लिखा गया कि स्टेटमेंट कि हैलोजन एटम है मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। अपने पीरियड्स में जो हैलोजन का उसका सब हैलोजन एटम है, हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू रहता है, और वो वैल्यू में किसमें चेक करता है? नेगेटिव में। लेकिन नेगेटिव में वैल्यू सबसे ज्यादा आता है उसमें, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख भी रखते हैं। दैट मीन उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो पाता है। मैं कुछ एग्जांपल्स करता हूँ यहाँ पे। अब अगर तुमसे पूछा जाए
कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन पे किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लोरीन। क्लोरीन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक सोच सकते थे कि सबसे ज्यादा रेस्पेक्टिव पीरियड में हेलोजन का होता है, और हेलोजन में सबसे ज्यादा किसका, क्लोरीन का। तो पूरे पीरियड टेबल में किसका आ जाता तुम्हारा, क्लोरीन। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते थे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इन होल पीरियड टेबल में क्या रहेगा, क्लोरीन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू रहेगा तो किसके लिए रहता है यहाँ पे, पूरे पीरियड टेबल में जितना भी एलिमेंट है सबसे ज्यादा किसका रहेगा तुम्हारा, उसमें क्लोरीन का। तो उसको कॉपी करो, कुछ और एग्जांपल्स देख कर लो यहाँ पे। मेन लॉजिकल पार्ट इसका यही था कि एक पीरियड में कैसे ट्रेंड करता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ग्रुप वाइज कैसे ट्रेंड करता है यहाँ पे। अभी कॉपी कर लिया था सब लोग, यस सर। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, तो उसकी बताना है तुम्हें कि कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, तो उसको बताओ सब लोग। चारों में ऑर्डर कंपेयर करना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू किसमें है। बताओ, बाकी लोग भी बताओ। तो सोचोगे कुछ आंसर आएगा तभी, जब मैं बताऊंगा तो और क्लिक करेगा वहां पे। देखो यहाँ पे क्या रहा था, तो तुम लोगों का आंसर आ भी रहा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा देखना है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, तुम का अलग भी आ रहा है, देखते हैं वहां पे। तो सबसे ज्यादा क्या रहेगा, तो नाइट्रोजन फास्फोरस का तो क्या रहेगा, सबसे कम वैल्यू रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन भी क्या है, हाफ फील्ड है। उसके जस्ट नीचे का एलिमेंट फास्फोरस है, वो भी हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड या फुल फील्ड वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाऊं भी तो मैं, जो भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड, वो तो ऑर्डर में क्या रहता है, लास्ट में आता है वो। उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू रहता है बहुत ही कम रहता है। यहाँ पे अब सोचना है अब सबसे ज्यादा किसका रहेगा वहां पर। तो ये नितिन अब सही आ रहा है, इसमें क्या रहेगा, सबसे ज्यादा किसके लिए रहता तुम्हारा यहाँ पे है, सबसे ज्यादा सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद क्या आएगा, तो सिंपली अनम्यूट करके बताओ, सिलिकॉन के बाद ऑर्डर क्या रहा था, कार्बन। सही है बिल्कुल, कार्बन। सिलिकॉन के बाद क्या रहेगा, कार्बन। नाइट्रोजन, फास्फोरस का लास्ट में, क्योंकि ये दोनों हाफ फील्ड है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। अब नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों हाफ फील्ड है, अब इस दोनों में से किसका ज्यादा रहेगा यहाँ पे, फास्फोरस। फॉस्फोरस। फास्फोरस। क्यों फास्फोरस का ज्यादा, जस्ट मैंने पीछे किया हुआ है, क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, दैट मीन्स इसका ज्यादा रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो पाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है उसी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा होने का क्या मीनिंग है उसमें, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है। तो दोनों तरह के सोचने वहां पे। सही, अब ऑर्डर सही आ रहा है इसमें बिल्कुल सब लोगों का। एक और एग्जांपल करता हूँ इसी टाइप का यहाँ पे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, इसमें ऑर्डर क्या रहेगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। सबसे ज्यादा किसके लिए रहेगा, बस एक ये बताओ इसमें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चारों में किसका रहेगा, सल्फर।
सही बिल्कुल सब मौका सल्फर के लिए आएगा। सल्फर के बाद फिर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, देन फास्फोरस, देन नाइट्रोजन। क्योंकि फास्फोरस नाइट्रोजन कहाँ फील्ड उसका लास्ट में आएगा। तो सही है, बिल्कुल क्लियर है, सब लोग समझ पा रहे हो इसमें क्या करना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें सोच सकते हो वहां पे कि क्या रहेगा। तो एक नोट यहाँ पे लिखना है, अभी यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन को अगर देखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों में रिलेशन क्या है बेसिकली। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा होता है यहाँ पर हम लोग। और जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, और वहां पे जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता था। उल्टा प्रोसेस है, एक रिलेशन भी होता है यहाँ पे। आयोनाइजेशन एनर्जी आई इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ E A with same magnitude with same magnitude। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लो, दैट इज डेल एच ई जी के प्लस इक्वल टू आई ई के। समझते हैं इसको क्या है। अब इसका मीनिंग यहाँ पे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई ए किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नेगेटिव वैल्यू के बराबर जो भी आएगा विथ सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा वहां पे। दैट मीन्स यहाँ पे इस रिलेशन का यहाँ पे जो लिखा हुआ मैंने दैट इज करके इसका मीनिंग क्या है। और यहाँ पे Eg जो लिखा मैंने डेल एच Eg, Eg का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, Eg फॉर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और आई क्या है तुम्हारा, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो तो है ही। अब यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा दैट मीन्स के में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इसका मीनिंग क्या है कि पोटेशियम एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उतना ही एनर्जी के प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में लगेगा, मतलब रिलीज होगा यहाँ पे, इसमें रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पे उतना ही एनर्जी के प्लस में जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उतना एनर्जी रिलीज होगा। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था यहाँ पे है। एक बार सोचो, खुद से सोचो, यहाँ पर भी एक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी में, जितना इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी जितना एनर्जी इसमें रिलीज होगा उतना ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगा के प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में, सॉरी के में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में। क्लियर है ये रिलेशन सबको यहाँ पे है कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल रहता है, जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में उतना ही एनर्जी रिलीज होता है के प्लस में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में। और जब एनर्जी रिलीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन आता है वहां पे, जैसे नेगेटिव आ रहा है। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे हैं। देखिए रिलेशन याद रखना है तो मैं दोनों में रिलेशन क्या है, एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एंड बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन करता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड करना, और आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना वहां पे। डिफिनेशन ही देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफिनेशन क्या था, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, और आयोनाइजेशन एनर्जी या
ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन क्या था, तो पीछे लिखे भी थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं इसमें एनर्जी रिलीज होता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी बाहर से देना होता है, और यहाँ पे खुद एनर्जी रिलीज ही होता है। और मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, इक्वल ही रहता है वहां पे, बट साइन अपोजिट हो जाएगा। साइन अपोजिट क्यों, क्योंकि एक में एनर्जी रिलीज होता है, निगेटिव साइन आएगा, और एक में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तो पॉजिटिव साइन। क्लियर है नितिन यहाँ पे, अब कैसे सोचना था इसको। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें यहाँ पे पीछे ये क्वेश्चन है बेसिकली, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट in which of the following elements easily forms an ion? Easily forms an ion. एनायन का फॉर्मेशन इजीली कौन करेगा, ऑप्शन है इसमें तुम्हारा यहाँ पे, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, डी में आ रहा है यहाँ पे, ले लो यहाँ पे सिलिकॉन। इसमें करेक्ट क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इजीली फॉर्म्स एनायन, एनायन का फॉर्मेशन इजीली कौन करेगा, एनायन का फॉर्मेशन इजीली कौन करेगा, इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा, और इलेक्ट्रॉन इजीली किस में ऐड होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा है। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू किसके लिए ज्यादा है इस चारों में, जिसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू ज्यादा होगा उसी में इलेक्ट्रॉन इजीली आकर के ऐड हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो पाएगा, दैट मींस एनायन का फॉर्मेशन इजीली कर पाएगा। बताओ सब लोग सोच के बताओ, इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आता है। सही, बिल्कुल सब लोगों का आंसर, तुम चार लोग आंसर बता रहे हो, इसमें आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सही है सब लोगों का आंसर। सही है, ये आ जाता सल्फर। लोग पीछे कर चुके हैं कि सल्फर ऑप्शन में सल्फर का ज्यादा, कार्बन सिलिकॉन में से भी ज्यादा रहेगा सल्फर का, तो सबसे मैक्सिमम क्या रहेगा, सल्फर। तो इजिली फॉर्म्स एनायन का मीनिंग क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो रहा है, तो क्या रहेगा तुम्हारा, सल्फर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप सोच सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड, इस सेक्शन के भी सारे क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो टॉपिक करो यहाँ, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखते हैं, वो भी एक अलग टॉपिक है, बट उसको डिफिनेशन वगैरह देख लेंगे आज के लेक्चर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। हमने एक क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक में, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारे बुकलेट का ही क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ए माइनस जी
एनायन है यहाँ पे गैसियस फॉर्म में, जी का मतलब क्या गैसियस फॉर्म। अब ये क्या बन रहा है यहाँ पे, A2 प्लस गैसियस। अब इसके लिए जो डेल एच का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 1100 किलो जूल पर मोल। ए नेगेटिव, सॉरी ए जी से यहाँ पे बन रहा है A2 प्लस गैसियस। इसमें डेल एच का वैल्यू बोला जा रहा है यहाँ पे 1200 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है यहाँ पे, देखो ये पॉजिटिव में आ रहा है। क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ए का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसमें लाना क्या था तुम्हें कि ए का इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी ऑफ ए, इसका मीनिंग क्या है, ए में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पे, तभी तो ये माइनस बन पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी ऑफ ए का मीनिंग था कि ए में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पे। मुझे ये इक्वेशन लाना है फाइनली यहाँ पे। ये आएगा कैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ये दो इक्वेशन दिया गया यहाँ पे, इसी दो इक्वेशन को ऊपर में एक सोल्यूशन यहाँ पे इसका दो यहाँ पे, इसमें क्या लिख सकते हो तुम, पहले यहाँ पे इसको उल्टा करके लिख पाओगे यहाँ पे। इसको क्या करो तुम, इस टाइप से लिखना है यहाँ पे, ए हो A2 प्लस, और ए से A2 प्लस बनना, दैट मीन दो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा होगा, और ये क्या तुम्हारा 1200 किलो जूल पर मोल। देखते हैं नितिन क्या आएगा, अभी देख लो इसमें करना कैसे है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है। अब इसमें क्या करो, मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन का पार्ट है पूरा। उनके पास बुकलेट है वो देख भी सकते हो। एक्सरसाइज 3 का, सॉरी एक्सरसाइज 1 का पार्ट थर्ड का क्वेश्चन नंबर F5 है। एक्सरसाइज 1 का पार्ट थर्ड का नोट 3, एक्सरसाइज 3 नहीं है। एक्सरसाइज 1 पार्ट थर्ड का क्वेश्चन नंबर F5। यहाँ पे क्या है, A2 प्लस बन रहा है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अंडरस्टूड है, वो खुद से लिखना है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि A2 प्लस, इसको मैं उल्टा करके लिख सकता है यहाँ पे, ये क्या हो A2 प्लस गैसियस, और ये A माइनस। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा होगा यहाँ पे है, बाहर क्या जा रहा है इसमें यहाँ पे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है यहाँ पे, इसको तो लिखना होगा A2 प्लस से A माइनस बन रहा है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा बताओ सब लोग। 3 electrons. इलेक्ट्रॉन, सिंपल सा है। इसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा। और यहाँ पे इक्वेशन को मैंने उल्टा कर दिया है, इक्वेशन को उल्टा कर दिया, दैट मीन्स इसमें जो वैल्यू अब आ जाएगा तुम्हारा डेल एच का, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव, तो क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे इक्वेशन को मैंने उल्टा कर दिया, A2 प्लस को इधर ले आया, ये नेगेटिव में आ जाएगा, फिर यहाँ पे है किलो जूल पर मोल। अब इसी दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो मैथमेटिकल इक्वेशन के जैसा, इसमें कैंसिल आउट क्या हो जाता है तुम्हारा, A2 प्लस, इधर भी A2 प्लस, इधर भी A2 प्लस आ रहा है, ये कैंसिल आउट, बच क्या गया तुम्हारा A। इधर लेफ्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन और राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट कर देगा।
और ये एक में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो ये क्या बच गया तुम्हारा A-। और इस दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया है, तो इस दोनों एनर्जी वाइज को भी ऐड कर दो, तो डेल एच क्या आ जाएगा तुम्हारा 100 किलो जूल पर मोल। और इसी के लिए तो निकालना था मुझे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ ए, जो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ था। तो जैसे इस फर्स्ट इक्वेशन को उल्टा करके ऐड करोगे, ये अपने आप ये इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा। ए में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे A- बन रहा है, और इसमें जो एनर्जी रीड हो रहा है वो क्या रहा है तुम्हारा 100 किलो जूल पर मोल। इसलिए पॉजिटिव में आ रहा है यहाँ पे है, तो उस केस में पॉजिटिव में भी हो सकता था। यहाँ पे बेसिकली हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं, यहाँ पे है, तो उस केस में पॉजिटिव भी आ सकता है वो वैल्यू। तो ये नहीं सोचना के साथ नेगेटिव ही आता हमेशा। ये यहाँ पे पता नहीं कि मुझे ये कौन सा एटम है, कोई भी रैंडम सा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ ए क्या आ जाता तुम्हारा 100 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यहाँ पे है कि निकालना कैसे था, दोनों इक्वेशन को बस ऐड करना था, वो सोचना था कि इक्वेशन कैसे लाए, एक को अपोजिट करके ऐड करो तो अपने आप ये इक्वेशन आ जाता है। सर सेकंड इक्वेशन में डेल्टा एच नेगेटिव क्यों लिया है? डेल्टा एच नेगेटिव मैंने इसीलिए लिया यहाँ पे है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है पॉजिटिव। पॉजिटिव किसके लिए दिया गया यहाँ पे, ये माइनस लेफ्ट साइड है और राइट साइड A2 प्लस है, ये 1100 आ रहा है। अब मैंने क्या यहाँ पे किया है, A2 प्लस को लेफ्ट साइड में लाया इक्वेशन पे, और A2 प्लस को लेफ्ट में लाया और A माइनस को राइट में लाया। इसको जब चेंज कर रहे हैं इधर से इधर, यहाँ पे है, जो वैल्यू आएगा वो भी नेगेटिव में ले लेना, मतलब साइन यहाँ पे इसका भी साइन अपोजिट कर दे रहे हैं जब इसको मैंने अपोजिट किया यहाँ पे। क्लियर है अब यहाँ पे? यस सर। और इसको अपोजिट क्यों किया मैंने, इक्वेशन इस इक्वेशन को लाने के लिए अपोजिट करके ऐड कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था। यहाँ पे इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उसको समझने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ ए, ये इक्वेशन तो मैं खुद से लिखना था। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ ए का मीनिंग क्या है, ए में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना था, तो A- बन जाएगा। इसके लिए एनर्जी कितना आएगा, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं अपोजिट करके, एक को तो ये आ जाता है। तो ठीक है, बाकी वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसको हो सकता है वहां पे। बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक, इसमें मेनली एक ही टॉपिक बच जाता है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट मेन जो रहा था तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि सेक्शन में देख भी पा रहे हो, क्लास सेक्शन ही होता है इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसी पार्ट में E2 में डाउट है। चलो ठीक है, अभी टाइम हम लोग कर लेते हैं शायद, मुझे भी तो व्हाट्सएप पे देख लेते हैं वहां पे E2 पे कैसे करना था। बुकलेट सामने होगा ही, देख लो वहां पे एक्सरसाइज 1 का ही पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर E2। आयोनाइज एनर्जी का है क्वेश्चन, हम लोग सिलेक्शन में ही पढ़े थे। इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आयोनाइज एनर्जी ग्रेटर देन फास्फोरस, फास्फोरस से ग्रेटर किस में हुआ, तो फास्फोरस से ग्रेटर यहाँ पे सोचना है तुम्हें कि नाइट्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, अलग अलग आ रहा है वहां पे। अब यहाँ पे पहले अगर सोचे हम लोग, सल्फर, सिलिकॉन, एल्युमिनियम भी आ रहा है वहां पे है, देखोगे यहाँ पर। यहाँ पे सोचने का तरीका ये है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसमें ऑर्डर क्या आ रहा था एक बार जाकर के देखो, क्लास में किए हुए ये ऑर्डर। इसमें सबसे ज्यादा किसके लिए आ रहा था यहाँ पे, आर्गन आयोनाइज एनर्जी का वैल्यू। देन क्या था वहां पे, क्लोरीन, क्लोरीन, देन फास्फोरस, फास्फोरस। यहाँ phosphorus, पे ये चेंजेस आ रहा है, इसको ध्यान देना है। फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, यहाँ भी चेंजेस आता है, एल्युमिनियम और सोडियम। यहाँ पे जो फास्फोरस दिया गया है
तो फास्फोरस का इसमें जो ऑप्शन है वहां पे सल्फर, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो सल्फर का भी कमी है फास्फोरस से, सिलिकॉन का भी कमी है और एल्युमिनियम का भी कमी है। क्लियर यहाँ पे है। इसमें सल्फर, सिलिकॉन, एल्युमिनियम तो आएगा नहीं। क्लोरीन है उसमें, तो क्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन आ जाएगा वहां पे। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था क्लोरीन रहेगा। बाकी उसमें क्या रहा और वहां पे नियोन भी है। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करता हूँ यहाँ पे कि मान लो कि फ्लोरीन और क्लोरीन या कुछ भी इस टाइप से आ रहा तुम्हारा लिथियम सोडियम। लिथियम और सोडियम में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा रहेगा? लिथियम एंड सोडियम में आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू किसका ज्यादा? लिथियम। लिथियम का। हम लोग किए हुए क्वेश्चन ये है, साइज के साथ रिलेशन क्या था, मतलब पोर्शनल आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो सोचना था कि जब लिथियम सोडियम दैट मीन्स टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है वहां पे? है डिक्रीज कर रहा है वहां पे, लिथियम का ज्यादा होता है। इसका यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ज्यादा रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो फास्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड का जो भी एलिमेंट होगा फास्फोरस से ज्यादा ही रहेगा। तो इनका तो ज्यादा था ही, इसके अलावा कार्बन का भी ज्यादा ही रहेगा फास्फोरस से, नाइट्रोजन का भी ज्यादा ही रहेगा, ऑक्सीजन का भी ज्यादा रहेगा, क्लोरीन का भी ज्यादा रहेगा और नियोन का भी ज्यादा रहेगा वहां पे। तो जो भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है थर्ड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा ही उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू रहेगा। आई थिंक इसका आंसर चेक कर लो क्या रहेगा। 1 2 3 4 5 6 6 आ रहा होगा फिर इसका। यस सर। क्लियर है यहाँ किस तरीके से सोचना है यहाँ पे? तो जो भी हम लोग क्लास में किया उसी से रिलेट करके सोचना है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। होमवर्क क्या है तुम्हारा, तो होमवर्क कर लोगे इसमें। बिल्कुल मेरा लेक्चर भी अब नहीं है, इसमें तुम्हारा जो होमवर्क है एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। एक्सरसाइज 1 जब बोलते हैं हम लोग वहाँ पे तीनों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उसका सेक्शन ई और सेक्शन एफ और आई थिंक सेक्शन डी तक डिस्कस भी हो चुका है। इसमें सेक्शन ई और एफ करना है तुम्हें। यस सर। और हम लोग आज ही Yes, पढ़े तो sir. करंट में जो होमवर्क मिलता है उसको करते जाओगे तो लोग फेस में अभी पढ़े हो, एक बार बस रिवाइज कर लेना 1 घंटे और उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पीरियड टेबल बचा हुआ नहीं है। इसमें टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बोल सकते हो। तो कुछ टॉपिक और भी है इसमें, एसिडिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड रहता है और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो रहता है तुम्हारा BIN बेसिक इनऑर्गेनिक मोमेंटेशन। बाकी तुम लोगों का जो देखते हैं क्या सिलेबस रहता है, तो सर ने कल अपडेट भी किया था कि क्या सिलेबस होगा जो टेस्ट होगा संडे को। मोस्टली तुम्हारा POC वाला पार्ट रहेगा, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। पीरियड टेबल का कम ही पार्ट रहने वाला है तुम्हारा, शायद इसका क्वेश्चन रहे भी ना, तो देखा जाए जो भी तुम्हारा अपडेट होता है ग्रुप पे सिलेबस। चलो ठीक है, फिर मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ फिर अभी। Bye, sir. ओके बाय। सर थैंक यू सर। हाय सर। बाय।